बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह से हम जैसा कि आजकल हम ये कर रहे हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके मसाइल को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान की अगर बिज़नेस कम्युनिटी या हमारा बिज़नेस जो है एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ी या हमारे जो बिज़नेस जो है वो तरक्की नहीं की तो फिर हम तबाह हो जाएंगे। यानी मैं बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अंडरलाइन करके कि तबाह हो जाएंगे, और मुश्किल में तो पड़े हुए हैं लेकिन तबाह हो जाने का जो लफ्ज़ है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसलिए पिछले हफ्ते आपने देखा था कि हमने जो मार्केट के लोगों को बुलाया था, और आज हमने जो हमारे बड़े इदारे हैं कराची के, एक हमारा साइट का जो सबसे पुराना है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी बुनियाद रखी थी, वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है, और जिसके लिए हम बहुत दिनों से, जब से अब्दुल हादी साहब हमारे वहाँ के चेयरमैन बने हैं उसी दिन हम उनके पास पहुँच गए थे, और जब से हम वावेला मचा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे लगता है कि हमें इसमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे। तो अब्दुल हादी साहब चेयरमैन साइट हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे प्रोग्राम में अब ये तीसरी दफ़ा है कि हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। जनाब मोहतरम सलीमुज़्ज़मा साहब हैं, क्योंकि सलीमुज़्ज़मा साहब एक बड़े मशहूर मैंने यहाँ के साइंसदान रहे हैं। सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उनके नाम से लेबॉर्ट्री भी है। इत्तेफाक ये है कि ये सलीमुज़्ज़मा साहब जो हैं, इनके जो फादर मोहतरम थे वो भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और हम उनको ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करते हैं। इनके ख़ानदान को भी, इनकी वालदा भी प्रोफेसर रही हैं। तो इस हवाले से ये काटी के चेयरमैन हैं, जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी, बल्कि वो एरिया वाइज शायद मुझे ये मुतय्यन करने में मुश्किल हो रही है कि शायद इनकी इंडस्ट्री में ज़्यादा आदमी हैं और एरिया वाइज शायद आप बड़े हैं। तो इन एनी केस दो बड़े हमारे जो साइट एसोसिएशन जो ट्रेड जो एसोसिएशन है वो, और ये काटी जो है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये काटी है। तो ये इनका निज़ाम बेहतर है। हमने इनसे जब हम गए हैं कई दफ़ा, इनके पास तो 4-5 दफ़ा हम गए भी हैं और इनको बुलाया भी है, तो इन्होंने तो अपना एक सिस्टम बना रखा है कि वो अपने बहुत सी चीज़ें, ये लोग अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम ये कर लेते हैं, और एक जो ये नॉर्थ कराची की हैं, ये लोग अपना डेवलपमेंट का काम खुद कर लेते हैं, लेकिन साइट सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। तो हम दोनों हजरात को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और इसलिए कि हमारा तारुफ़ कराना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ये लोग कितने अहम लोग हैं और कितने बड़े इदारों को ये लोग, कितने बड़े एरिया को और कितने बड़ी इंडस्ट्री को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे, जनाब सलीमुज़्ज़मा हाली साहब तो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो हम इनको आज थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। आप आए हैं तो आपको खुशामदाद कहते हुए आपसे ये कहते हैं कि मुल्क में कारोबार की हालात कैसी है, और क्या बिजली और गैस की सप्लाई आपको बिला तात्तुल मिल रही है या नहीं? शुक्रिया नुसरत साहब। देखिए, आपने जो 2 सवाल किए, पहली चीज़ आपने कही कि जो कारोबारी सूरत हाल है वो कारोबारी सूरत हाल कैसी है, और दूसरा ये कि जो आपके बिजली और गैस की यानी यूटिलिटीज़ की जो फराहमी है उसकी क्या पोजीशन है। कारोबार की सूरत हाल इन जनरल बेहतर है। कारोबार इस वक्त एक कारोबारी एक्टिविटी है, मुल्क के अंदर एक्टिविटी चल रही है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो कोविड के बाद जो बेनिफिट मिला पाकिस्तान को, आपके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ थी वो बंद हो गई थी, पाकिस्तान ने जल्दी ओपन कर दिया था, अगरचे उसके शायद थोड़े से दूसरे इम्पैक्ट्स हुए हों, लेकिन जो कारोबारी बेनिफिट था वो पाकिस्तान को मिला। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें हर्डल आ जाती है कारोबार को आगे चलाते रखने में, वो सबसे बड़ी हर्डल होती है कि आपके पास यूटिलिटीज़ की फराहमी अगर तसलसल के साथ ना हो तो वो आपकी कारोबार के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। बिजली की तो हमें फराहमी इन जनरल हो जाती है, यकीनन उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ जाते हैं, लेकिन बिजली के अंदर तो मामला कंपैरेटिवली बेहतर हैं, बिजली की सप्लाई हो जाती है। गैस की बात भी है उसमें, बिजली और गैस। जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो लेकिन जब बात होती है गैस की, तो गैस के हवाले से अभी पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा परेशानी रही कि यहाँ पे कराची की कोई 250 इंडस्ट्रीज़ थी जिसकी गैस अचानक से उन्होंने बंद कर दी। अब वो टाइम जबकि आपके पास पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इंटरनेशनल आपके पास ऑर्डर्स हैं, ये तो कॉन्स्पिरेसी के अलावा क्या कह सकते हैं इसके अलावा? आप कॉन्स्पिरेसी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते कि जिस तरह से गैस के कनेक्शंस मुनक़ता किए गए, उसके बाद फिर और ये उस वक्त किया गया कि जबकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अच्छा, ये बताइए, मैं आपको सलीमुज़्ज़मा साहब आपको इंटरप्ट करता हूँ कि ऐसे वक्त में कोई भी मसीहा मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर कि जो आपके रेस्क्यू को आता?
देखें हम अपने तौर पे जितना अप्रोच कर सकते नहीं, थे, मैं जिस सवाल कर रहा हूँ, कोई नहीं है ना, हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिली। बिल आखिर जब वो एक नहीं, आप मरकज़ से भी नहीं मिली, सूबे से भी नहीं मिली। हमने इसके लिए हर जगह कोशिश की और हमें कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। महीने के बाद जब यूँ समझे कि टेम्परेचर शायद बढ़ना शुरू हो गए, अब कंट्री में गैस की सूरत हाल बेहतर हुई, तो जाके उन्होंने उसकी रिकनेक्शंस किए, वरना उस अच्छा जी, हम हादी साहब के बजाएंगे, कोई हमारे पुराने दोस्त हैं, हम इनसे हमारा इसमें जब मैंने इनसे ये कहा था, जब हम पहली दफ़ा इनसे इंटरव्यू करने गए थे, तो इनका पूरा पैनल था, ये उस रोज़ इलेक्शन जीत के आए थे, इनका पूरा पैनल, वाइस प्रेसिडेंट साहब इनके थे, इनके जनरल सेक्रेटरी साहब थे, या दो नायब सदर थे जो इनके थे, और हादी साहब थे। तो क्योंकि इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, तो हम वैसे ही इनके एक मद्दा बन गए। तो मैंने इनको यकीन दिलाया था कि आप यकीन मान लीजिए हादी साहब, आपको इस गर्मी में आपको बिजली की कमी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बिजली का तो मसला चलो है, लेकिन मुझे मसला गैस का है। वो मसला ये है कि गैस जो है नहीं मिलेगी, तो मुझे तो वो इंडस्ट्री जो है गैस पे चलती है। अब फरमाइए कि गैस की क्या सूरत हाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह इस उम्र में भी आपकी याददाश्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको 5 महीने पुरानी बात भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद थी। और जो आपने बिजली और गैस की बात की, देखें इसमें मैं आपको बताऊं, बिजली प्रोड्यूस ज़्यादा कर लेना सिर्फ मसले का हल नहीं है। लास्ट गर्मियों में भी जो 400 मेगावाट की इन्होंने लोड शेडिंग की, 3600 की रिक्वायरमेंट थी कराची शहर की, 3200 इन्होंने बनाई और 400 की इनको लोड शेडिंग करनी पड़ी। अभी जो सलीम साहब ने भी बताया आपको, जो गैस इन्होंने कट डाउन की, हाँ यार, उस वक्त हमने आपसे इंटरव्यू भी किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने किया, हम तो आपके साथ रहे हर वक्त। उसका मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ। उसमें इन्होंने कहा यह है कि अब आप जितने भी लोग खुद अपनी पावर जनरेशन थ्रू गैस करते थे ना, जो कैप्टिव पावर कहलाते हैं कैटेगोरिकली, अगर मैं आपको बताऊँ, तो उनकी हम गैस मुनक़ता कर देंगे। और उनको ये कहा कि आप के इलेक्ट्रिक के लिए एक्सटेंडेड लोड के लिए अप्लाई करें, या जिसके पास लोड नहीं है के इलेक्ट्रिक का, वो नए लोड्स के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज उनकी गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। भाई क्यों भाई, गैस अलग चीज़ है, वो अलग है। वो इसलिए क्योंकि अब बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई इनके पास। अब वो कहते हैं हमारी, जो आपने कहा था वो सच हो गया, बिजली प्रोड्यूस तो ज़्यादा हो गई, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन मसले का हल नहीं है ना, उसके ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है। नहीं, आप उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे आप उस पर लोड डालते हैं वो ट्रिप हो जाती है। दूसरी बात ये कि अगर 3600 मेगावाट पिछले साल रिक्वायरमेंट थी और आप 3200 दे सके, तो अभी जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को कट डाउन करके भी के इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, तो ये 1000 मेगावाट की और आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ये के इलेक्ट्रिक है क्या? मुझे समझा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई है कि ये के इलेक्ट्रिक ऐसी क्या चीज़ है कि जो मसला है कश्मीर से भी बढ़कर है। जो चाहती है, जो कीमत चाहती है वो बढ़ा देती है, जब चाहती है कहती है। ये क्या मसला क्या है कि ये हमारी जड़ों में बैठ गई है, ये हमें दीमक की तरह खा रही है? इसका मसला ये है कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, जो नए एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे होते हैं ना, तो उस पर उसकी निटिग्रिटीज़ को नहीं देखा जाता, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को नहीं देखा जाता है ना, कमीशन। शॉर्ट टर्म अपना फ़ायदा देखते हुए सारे डिसीजंस कर लिए जाते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म हमें डिसएडवांटेज इस सूरत में फेस करना पड़ता है, जो हमें के इलेक्ट्रिक की सूरत में। अच्छा, अब के इलेक्ट्रिक को हम कुछ तरह से भी हम काबू नहीं कर सकते? सर, काबू किस तरह से करेंगे? अब आप मुझे बताएं ना। के इलेक्ट्रिक अभी तक तो मोनोपोली थी, होती थी ना। जी, तो हम जैसा आदमी जो कि यहाँ पर एक छोटा सा मोटा एक लीडर था, वो उसका जिस वक्त चाहे कान मरोड़ देता था कि यहाँ बिजली नहीं है, फ़ौरन पहुँचाओ, वो पहुँचा देते थे। अब इसके कैसे वो कान मरोड़ है यार, ये तो बताओ ना। इसके कान मरोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। और प्राइवेट लोग बताओ, अब तो ये इसको एब्सोल्यूट मोनोपोली पे लेके जा रहे हैं, जो आपका गैस डिस्कनेक्ट करके कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक पे जाओ। तो अभी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास के इलेक्ट्रिक एज अ बैकअप मौजूद है। एक वर्केबल सोल्यूशन बताओ कि जो आपके लिए भी हो वर्क। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात बहुत बागियाना सवाल करना चाह रहा हूँ जी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, मैं पब्लिक से कहता हूँ कि वो उठो और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। एक बात कहता हूँ, आई विल नॉट डू इट, बट आई एम सेइंग दैट। जी। तो ये हल है इसका? नहीं सर, ये हल नहीं है, क्योंकि आपके पास इस वक्त के इलेक्ट्रिक के अलावा और कोई सोर्स ही नहीं जो बिजली दे सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल ये है कि आप और लोगों को लाइसेंसेस दें और दूसरी कंपनीज को इनकरेज करें कि वो भी बिजली की सप्लाई कि जब K2 बना रहे हैं, वो तो हम तो के को तो नहीं दे रहे ना, वो तो हम तो अपनी बना के दे रहे हैं ना। एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो ना दे रहा है। नहीं, वो अल्टीमेटली तो के इलेक्ट्रिक के थ्रू ही हमारे कंज्यूमर्स तक ये हमारा एग्रीमेंट है। हमारा एग्रीमेंट है 2023 तक का। 2023 तक आप के इलेक्ट्रिक, हम उनके गुलाम हैं। हम उनके गुलाम हैं, बिल्कुल, इन शॉर्ट। अच्छा भाई, आप सलीम साहब, आप इस पर ऐड करें। आप पहले तो यहाँ पे झगड़ा तय करें, आज तो तय करके उठना है कि इलेक्ट्रिकल आज क्या करें।
देखिए बात ये आपने दो बातें की। पहली चीज़ आपने की कि रेट जब दिल चाहता है बढ़ा देता है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि रेट जो बढ़ाए जाते हैं वो नेपरा की तरफ से बढ़ाए जाते हैं। तो हमें एक तो गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को, नेपरा इनके कंट्रोल में है ना, गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना पड़ेगा जब भी कोई रेट के हवाले से डिसीजन हो। तो भाई आप कुछ सुनता है सलीम भाई? यही असल बात यही है कि जब तक आपकी हुकूमत आपकी बात नहीं सुनेगी, आप और हुकूमत कौन होती है? आपकी एजेंट होती है हुकूमत, आवाम की एजेंट, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, एजेंट होती है ना उनका, उनकी हमारी नुमाइंदगी करते हैं कि भाई हमारा, वो हुकूमत में आने से पहले तक होते हैं। हाँ, वो हुकूमत आने से आने पहले के तक बाद होता है। एजेंट तो नहीं जब रहते हमारे। हुकूमत आपकी बात सुनेगी, जब हुकूमत आपके साथ ऑन बोर्ड होगी, एक पेज पर होंगे, जब आप मुल्क को डिसाइड कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये सारे मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। मोनोपली ब्रेक करना मेरे ख्याल इतना आसान काम नहीं है। यकीनन उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर में मौजूद है, तो आप दूसरा कौन होगा जो इस तरीके से आके इन्वेस्ट करेगा? ये सारी चीज़ें बहुत, इसमें निटिग्रिटीज इसकी बड़ी डिफिकल्ट होंगी। तैयार थे एक ज़माने में, फिर बाद में भाग गए। तो इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके मुल्क में आके इस तरह से इन्वेस्ट करेगा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसमें यहाँ पे जिम्मेदारी ऐड करें कि अगर डैमेज होता है। बताइए कि ये बात बताइए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का था ना जी, अभी भी उसी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर? देखिए मैंने जब ये जो आपका जो आज के वजीर बना बैठे हैं हमारे, मेरा हमअसर है ये डॉक्टर इशरत हुसैन जी, ये यार हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद सिंध के। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे, मैं न्यूज़ हाई स्कूल में पढ़ता था, जो कि बहुत पुराना 1925 का मुस्लिम, यानी एक किस्म का वहाँ का यानी अलीगढ़ है जी, सिंध का अलीगढ़ है वो। तो मुझे कहने लगे, खैर मेरे हम क्योंकि हम असर हैं, हम मिलते हैं, तो मुझे कहने लगे कि भाई हमारे पास दो जो हैं वो वाइट एलिफेंट हैं। मैंने कहा वो कौन से हैं? एक केसी है और एक बाबडा है। इसको हम अगर प्राइवेटाइज कर दें तो फिर हमारे पास हम सुकून ही सुकून है। ये मेरे उस ज़माने में मैं नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन का चेयरमैन था, यानी कराची का, सिंध का। तो उसमें इनको मैंने उसमें बुलाया था। तो अब मैंने कहा क्यों करते हैं इसको, आप प्राइवेटाइज क्यों कराना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा साहब बात यह कि वो पैसा जो लेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे और नया जनरेशन लगाएंगे और फलाना करेंगे। आज देख लीजिए उनकी ये देख लीजिए कि न तो वो कोई नया जनरेशन लगाते हैं और बिजली के अपने मुंह मांगे दाम लेते हैं, जो हमारे पास ब्रास का जो तार थे वो भी निकाल के अपने पास रख लिए, कॉपर के तार निकाल के सारे के सारे। मुस्तफा साहब मैं देखिए इसमें एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए चीज़ों के अंदर। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो हल है, जिस तरह अभी वो इंडस्ट्रीज़ जो कि गैस पे अपनी पावर जनरेशन करती हैं और अपने चलाना चाहती हैं गैस पे, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो गैस सप्लाई करे ताकि वो अपनी पावर जनरेशन करके चला सके। सेपरेशन करें, उस बात को क्लियर करो कि भाई गैस वालों को गैस दो, आप हाँ बिजली वालों को बिजली जो ग्रिड पे आना चाहता है, क्योंकि देखें जो ग्रिड पे आके इलेक्ट्रिक से, जो मैं अगर अपनी बिजली नहीं प्रोड्यूस करना चाहता, मैं कहता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई कर दिया, तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए कि मैं इलेक्ट्रिक से ले लूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गैस पे करूँ तो मुझे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझे गैस फराहम करे और गैस के थ्रू मैं बिजली प्रोड्यूस करूँ। बाय फोर्स इंप्लीमेंट नहीं करना। अच्छा आप ये बताइए कि आपका ये बात, ये दोनों आज़ाद बता दें कि आपका जो कॉन्टैक्ट मैन कौन है मरकज़ में? मरकज़ में तो देखें हम लोग नदीम बाबर साहब और ताबिश गौहर साहब दोनों से इन कांटेक्ट हैं। ताबिश गौहर तो यहाँ करके इसका वो रह के गया, लेकिन सर अब स्पेशल एडवाइजर 2PM है ना पावर एंड एनर्जी के ऊपर, हाँ, वही राइट पर्सन वो फिर उनकी तनख्वाह लेके गया। जो पोस्ट है वो उस पर जारी तो रेलेवेंट वही है, तो कांटेक्ट हमारा उन्हीं से होता है। फिर वो जवाब नहीं देते हैं। उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उनका अपना एक माइंडसेट है, जिस पे हम लोग, हमारा स्टैंड ये है कि हम ये कहते हैं कि जो जनरेशन करना चाह रहा है अपनी पावर जनरेशन, आप उसको अलाउ करें, आप उसको फैसिलिटेट करें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो इंडस्ट्री चलाना है। इंडस्ट्री चलेगी। अब अगर एक बंदा कहता है कि नहीं जी मैंने प्रोड्यूस कर दिया, मैं आपको बताऊं आज से जो 10-12 साल पहले जब इन्होंने कैप्टिव पावर के लिए हमें एनकरेज किया था ना, 8-10 साल पहले की बात है, उस वक्त इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के कहा कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करें। हमने अपने करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किया अपनी पावर जनरेशन पे, हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर ली। अब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सेस हो गई है, पहले शॉर्टेज थी अब एक्सेस हो गई है, तो अब वो कहते हैं कि भाई आपने जो कैप्टिव पावर पे जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की उसको आप जीरो समझे, उसको स्क्रैप कर दें, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसका कुछ कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। अब आपके इलेक्ट्रिक के नए कनेक्शन ले, उस पर करोड़ों रुपए फिर खर्च करें। नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वही जो मैंने आपको बात की कि आपने काम किया है तो दो भाई, आपने तो हल दे दिया भाई हाजी साहब जी। जो पावर प्लांट आपने बनाए हैं वो अल्टरनेट हो गया, वो तो आज तक चल रहे थे। नहीं मेरी बात होल्ड ऑन सर,
उसकी एक एसोसिएशन बन जानी चाहिए उन तमाम अदारों की, और वो इसकी एक दूसरी कंपनी बन गई के और उसके लिए लड़ाई करते हैं, चलो सब मिलकर। वो तो तो लोगों ने लड़का बना है, अपने वो तो अपने individually खुद ही इंडिविजुअल company है ना, अपनी वो आप फैक्ट्री के अंदर लगाए मैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा जी, हम उसको जोड़ देते हैं सबको, और हम ये कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी जो है एक नई प्राइवेट कंपनी बन गई है, और ये प्राइवेट कंपनी का उसका जो उसको कोई अब ट्रांसमिशन ग्रिड है उसमें थोड़ी सी भाई जो इंजीनियर की मदद लो, हम जैसे लोगों की, हम भी तो बेकार बैठे हैं। यानी उसकी जरूरत ही नहीं है हाँ, जो जरूरत है। लोगों ने अपनी ट्रांसमिशन लाइन की फैक्ट्री जरूरत ही में नहीं है। अपने मैं अपने समझ जनरेटर्स गया लगाए आपकी हुए हैं। बात, मैं सारी बात समझते हुए आगे की बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि हम पूरे कराची को हम उनसे अगर हम आपसे बिजली लेते हैं, नहीं, अब हम हम extra- अल्टरनेट बिजली दे देते हैं दूसरों को। नहीं, हम एक्स्ट्रा तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे ना, Extra हमारी तो produce अपनी नहीं कर जितनी रिक्वायरमेंट उतनी अच्छा, तो प्रोड्यूस फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे तक रहने दो, हमारी जितनी लेकिन अगर आप प्रोडक्शन फर्ज कर लीजिए कि हम ये कह दें कि अगर इसका मोनोपोली ख़त्म करो और इनको और मजीद इनको पावर जनरेशन को बढ़ा दो, तो ये तो बात हो सकती है ना, फिर तो तुम आप दूसरों को दे दोगे पावर ना। जनरेशन बढ़ाने के लिए इनको और गैस देनी पड़ेगी ना। अभी जितने हैं उनको गैस नहीं दे रहे, वो उसी के लिए तो हमें कट डाउन कर रहे हैं, तो और गैस कैसे देंगे? लेकिन हम लोग तो गैस से बिजली भाई देखिए, प्रोड्यूस ये कर तो रहे हैं। फिर केस केई को गैस कम देना शुरू बंद कर दें। ये केई का जो माहदा है उस माहदे के तहत वो पाबंद नहीं है कि उनको गैस दें, हालांकि अब इन्होंने जबरदस्ती करा लिया। इसमें मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त फैक्ट बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं ना, जो गैस से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी लेवल 37 से 38% है, और जो पावर प्लांट्स हमारे अपने हैं वो मोर देन 42-43% पे बहुत अच्छे चलते हैं, हैं। 5% ज़्यादा है। वो 5% तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा तो भाई, आप हादी अगर भाई, आप गवर्नमेंट में होंगे तो इजाज़त दें ज़्यादा ब्रेक ले efficient लें, लोग ब्रेक के बनेंगे। बाद में जी। आपने गुफ्तगू कर लें। हाजिर खिदमत होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से जाने से पहले हमने कुछ गुफ्तगू की है और उसमें हम किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं कि यहाँ पर ये जो हर तरह का ऐसा मालूम होता है कि हम रोमन एम्पायर के दौर में रह रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेज़ हमें आज भी उसी तरह से दबा रहा है, दबोच रहा है कि जो बात पाकिस्तान के मफाद में हो वो उसके ख़िलाफ़ उल्टा काम करते हैं। हमारे जो इदारे हैं इस वक्त के जो हैं, जो प्राइवेट करने के बाद भी और इसके बाद भी वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हमें ग़ुलामी के अंदर रखे हुए हैं। अब ये बात एक तय कर दी कि भाई जो गैस जो जिसने बेचारे ने इतना पैसा खर्च किया तो उसको जाने दें, उसकी बिजली फराहम कर दी उसने, तो उसकी बिजली उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। जिसको गैस की ज़रूरत है उसको गैस देनी चाहिए। आपने बड़ी देर कर दी इससे कतर से लेने की, तो उसका भी हम इजाज़त दें। अच्छा जी, आप इसके बाद में हम आपसे अब्दुल हादी साहब आ जाते हैं बरामदात पर कि हमारी बरामदात की पोजीशन क्या है। वो तो हमने एक डिसाइड कर दिया कि भाई आपको दें, और मुतालबा कर दिया है और इस पर मुतालबा जारी रखेंगे। और इसको मतलब ये है कि आपको प्रेशर को बिल्ड रखना है, जितने भी इंटरव्यू दे सकें, जितने भी चैनलों पर जा सकें आप जाएँ और ये बात करें, बुलाएँ, सब कुछ करें, लेकिन इसको प्रेशर तो बिल्ड आपको करना पड़ेगा। जी अब आगे अब बताइए साहब, बरामदात की पोजीशन क्या है, कितने आर्डर मिले और क्या अब बढ़ रही हैं घट रही हैं? देखिए, अभी जो एक जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कोविड के बाद एक बूम आया था, तो वो एक बूम अभी इस वक्त चल रहा है। हमारे जो कुछ टेक्सटाइल के कुछ सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर एक हमारे पास बूम है और एक्सपोर्ट्स हमारी चल रही हैं, और जून तक तो एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन ऐसी ही चलेंगी। उसके बाद देखते हैं कि आगे इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें किस तरह से मूव होती हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसकी पोजीशन अच्छी है। जी हादी भाई, लेकिन जिस तरह सलीम साहब ने आपको बताया, ऑर्डर्स की पोजीशन तो नो डाउट बहुत अच्छी है, और प्रोडक्शन नहीं है आपके पास। हमने पिछले 4 महीने में कंटिन्यूसली $2 बिलियन से ज़्यादा का शिपमेंट किया। लेकिन वो क्या हुआ, वो जो आपकी बहाल हो गई, वो जो खातून आई थी आपके पास कि मैं तो आपको नहीं दूंगी, अब वो उसने आपको ऑर्डर देना शुरू किया? नहीं, उसने ऑर्डर देना नहीं शुरू किया अभी। अच्छा, इसमें मैं बताऊं, हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी $2 बिलियन से एक्सेस हमने शिपमेंट किया। फरवरी में अगर आप देखेंगे तो 6% हम माइनस चले गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर का है, और टेक्सटाइल सेक्टर में इस वक्त शदीद बहरान है रॉ मटेरियल का। अच्छा, वो जो कहाँ से आता है? आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा था, आज से जो 4 महीने पहले अक्टूबर में हमने किया था या नवंबर में किया था, उसमें भी हमने हाईलाइट किया था कि जो कॉटन की हमारी क्रॉप है वो इस साल 40% कम है पिछले साल के मुकाबले में, और ओवर द पीरियड ऑफ 4 साल हम 15 बिलियन बेल से कम होकर 7 बिलियन बेल्स पे आ गए।
और उस वक्त भी हम ये अलार्म रेस कर रहे थे, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट होने से रोकें और इसकी यान की और कॉटन की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दें, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं वैल्यू एडेड सेक्टर के, ताकि वो हम फुलफिल कर सकें और उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह यही हुआ कि जब पानी सर से ऊंचा हो गया उस वक्त तक किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरे। आज पोजीशन ये है, यहाँ पर कौन कान धरता है इसमें, इस मामले में? हमने तो सारी प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस, मेरी बात सुनिए, उसमें तो ताबिश गौर का नाम आ गया और उसका आ गया, जी जी, उससे दूसरा नाम क्या लिया आपने? नदीम बाबर साहब की बात नदीम हो रही थी, बाबर, लेकिन ये ताबिश गौर, ये जी। बात ठीक है। हम इसको, अच्छा, इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें देखिए हमारी 4 दफ़ा मीटिंग हुई रज़ाक दाऊद साहब से। रज़ाक रज़ाक दाऊद साहब ने हमारी सारी बातों से एग्री किया और वो एक भी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं था जिसपे वो डिसएग्रीमेंट में हो और जो कहते हो कि भाई ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमसे कमिटमेंट करने के बाद जब कैबिनेट में जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं तो वहाँ पे उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और अभी आज की डेट तक भी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के ऊपर जो कॉटन यान है, बेसिकली धागे की, कहाँ से आता है? ये पूरी दुनिया से आता है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, वियतनाम इंडिया से, तो यार अभी आजकल टर्की मसला से, है, टर्की से ले लो, हाँ। सब जगह से आता है। उसकी ड्यूटी अभी तक नहीं इन्होंने विड्रॉ की। हालांकि आप देखेंगे जब शुगर की शॉर्टेज हुई और गंदम की शॉर्टेज हुई अच्छा जी, तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर डिसीजन लेते हुए उसकी ड्यूटी खत्म की और उसको इंपोर्ट किया। अगर इसी तरह ये यान के ऊपर अलाउ कर देते तो हमारे पास जितने ऑर्डर्स आए हुए हैं और जो 6 महीने का सलीम साहब ने आपको बताया जून तक के ऑर्डर्स हैं, वो हम अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते थे, शिप कर सकते। अब अनफॉर्चुनेटली मसला क्या है कि हमारे ऑर्डर्स टाइम पे जा नहीं रहे और जितने भी कस्टमर्स हमारे बांग्लादेश, इंडिया, चाइना से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान आए थे कोरोना वजह से, वो वापस भी जा रहे हैं और हमारे बड़ी तादाद में ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए। जो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है इसमें हमारे पास वैल्यू एडिटेड आइटम्स के ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त हमारी लूमें बंद हैं क्योंकि धागा नहीं है। क्यों? तो जब धागा की शॉर्टेज है, धागा है, धागा होगा तो कपड़ा बनेगा और कपड़ा वो भी बनेगा तो कहाँ से? वैल्यू वो एडेड तुर्की से आएगा या मिस्र से आएगा? या तो उसकी इंपोर्ट अलाउ करें या फिर जो धागे की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन करें। अब तो जो पोजीशन आ गई उसमें तो मेरे ख्याल में दोनों काम साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे, धागे की एक्सपोर्ट को भी बैन करना पड़ेगा और इंपोर्ट को भी फिल फॉर अलाउ करना पड़ेगा ताकि हम मजीद नुकसान से बच सकें। दोनों सूरतों में फ़ायदा होगा अगर हम ये कर दे तो, है? जी हाँ, क्योंकि ऑर्डर्स हाथ में है ना। ये रज़ाक दाऊद साहब करेंगे, रज़ाक दाऊद साहब इम्प्लीमेंट इसको कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर और मेमन भाई है, उसको तो करना चाहिए ना भाई। कैबिनेट कमेटी के हाथ में है कि उसके ऊपर डिसीजन ले। नहीं, वो तो business अच्छा, का वो आदमी है। ऑर्डिनेंस के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो अभी तक तो नहीं किया इन्होंने। इसमें अच्छा जी, आप बताएं फिर जो आपने बता दी है कि एक तो टेक्सटाइल, जो यहाँ से सवाल ये है कि जब हमारे पास शॉर्टेज है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई? देखिए रॉ मटेरियल नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए ना, ये हाँ, तो मैं आपको हाँ। कह रहा हूँ। रॉ मटेरियल पे बैन लगाएं हाँ। और वैल्यू एडेड के ऊपर ध्यान दें। उसकी 2 वजूहत हैं। हाँ। एक तो वजूहत, सबसे बड़ी वजह तो ये कि जो वैल्यू एडेड सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हाँ, आपकी एक वैल्यू एडेड फैक्ट्री भैया अगर बंद हो जाहिर है कि जाएगी भाई, जाहिर तो है उस पर 500,000 बंदा बेरोजगार हो जाता भाई। है। आप जो देखिए, आपको आप एक मोबाइल अपन लिए फिरते हैं, जी वो अगर उसको बेचे तो वो 20 रुपए से ज़्यादा का नहीं रॉ है। फॉर्म में उसकी कोई वैल्यू हाँ, नहीं है। वो नुसरत साहब, इसमें असल में बात ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी थी और ये बनाई किसने थी? जब ये 2001 में जब रज़ाक दाऊद साहब भी थे, मुशर्रफ साहब के साथ वज़ीर थे, ये उस वक्त, अभी तो एडवाइज़र हैं, उस वक्त वज़ीर थे, और उस वक्त इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि कंटेमिनेशन फ्री जोन्स बनाए जाएंगे। यू थिंक सो? सर अभी देखिए पॉलिसी की बात कर ये रहे expert है। हैं, एक्सपर्ट है, उन्होंने एक पॉलिसी अच्छी बनाई थी और उसके अंदर ये था कि कंटेमिनेशन फ्री जोन्स बनाए जाएंगे, कॉटन किस तरीके से ग्रो की जाएगी, उसकी प्रोटेक्शन किस तरह की जाएगी, टेक्नोलॉजी किस तरह से लेके आई वजह हुई है जाएगी। कि कॉटन इतना कम क्यों मैं हुई वही है? आपको बता रहा हूँ कि वो पॉलिसी जो थी जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना था, आज हम उस पॉलिसी पे कहाँ खड़े हैं? कितने हमने कंटेमिनेशन फ्री जोन्स बनाए, कितनी हमने ग्रोइंग की उसके अंदर, कितनी हमने जिनिंग में इन्वेस्टमेंट की। आपके पास स्पिनिंग के अंदर तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो गई ना पिछले 5 सालों के अंदर। मतलब जिनर जो है आपके पास, उसके पास है इमरान खान की, ये फेल हो रही है ना। देखिए, बात हुकूमत के फेल होने की नहीं, अगर हम इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बात ये है कि वो पॉलिसी कहाँ है, और वो पॉलिसी आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको बना के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कि आदमी आज आप एक जब आप पॉलिसी किसी को बनाएंगे कहेंगे कि इंसेंटिव दें किसी एग्रीकल्चरिस्ट को कि भाई कॉटन लगाओ। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही ज़मीन है, ज़मीन का फैलाव भी नहीं करते हैं, उसमें कभी गन्ना उगा देते हैं, कभी उसके अंदर गेहूँ उगा देते हैं, कभी उसमें कॉटन उगा देते हैं। तो अब वो जो भी एक पैदावार बड़ी हो जाती है, तो इस दफ़ा तो बदकिस्मती हुई, कॉटन भी ख़राब हुई है और गेहूँ भी ख़राब हुआ। असल बात यही है कि देखें नुसरत साहब, इसमें ना आपको टेक्नोलॉजीज़ लेके आनी पड़ेंगी इसकी प्रोटेक्शन के लिए, किस तरह से आप प्रोटेक्शन। अच्छा, बात ये है कि एक दिन में ये होने वाला काम नहीं है। आपने कह दिया कि आज मैंने पॉलिसी बना दी, कल से मेरे पास शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। अभी हम जो बातें कर रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, रॉ मटेरियल की है, ये हमारे शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स हैं जो आज की जरूरत है। अभी तो कर लो। अभी लीकेज हो रही है, लीकेज बंद नहीं करोगे तो फिर आप लीकेज तो बंद करें, बिल्कुल करें, वो तो मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए ताकि आने वाले सालों में तो कम
से कम ये मसाइल ना हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D काम होना इसके बहुत ऊपर जरूरी काम है। होना बहुत आप जरूरी सोचिए है। ना, पिछले 15 भाई साल में दुनिया हमारे भर में R&D R&D पर 6% खर्च होता है। जी, हमारे यहाँ तो सर आपके क्या परसेंटेज है, आप ये बताइए ना, आप क्या कितनी मैं तो spending भाई है? बाहर रह के आया हूँ, मुझे मालूम है हमारे यहाँ तो 6% ओवरऑल करते हैं। एजुकेशन में 1% से कम होता है, तो 1% R&D में क्या होगा? अब हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के सदर। फरमाइए, कॉटन के मसले में बहस हो रही है और तजवीज़ ये आई है जनाब अब्दुल हादी साहब की तरफ से कि जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है उसमें जो है धागे को जो है नहीं मिल रहा है आपको लूम्स को, ये ठीक बात है? सर इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं बताने चाह रहा हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ हमारे पास कॉटन शॉर्ट है, बल्कि ना सिर्फ उसकी वजह से यॉन भी शॉर्ट है, लेकिन जो अवेलेबल यॉन भी है उसके ऊपर भी सट्टा और कसार बाजारी का बाजार बरपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों के पास इस वक्त यॉन मौजूद है, उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, उस गैप की वजह से ज्यादा मुनाफाखोरी की तरफ जा रहे हैं और हुकूमती रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है इस पे। तो इसमें अब ये मतलब ये हुआ कि हर शोबे में ये हुकूमत जो है फेल हो रही है। भाई देखिए, जहाँ से कमाओ, आप लोग तो कमाओ पूत हो ना पाकिस्तान के, कमा के देते हो पाकिस्तान को, तो उनका भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। सर मैंने कहा कि इस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारी मीटिंग हुई और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से भी हमारी मीटिंग हुई। रज़ाक दाऊद साहब से उन्होंने हमारे से परसों मीटिंग में वादा किया है कि वो यान की इंपोर्ट खोलने जा रहे हैं और यही एक वाहिद हल है इस वक्त। अगर हमने अभी भी यान की इंपोर्ट पर पाबंदी ना हटाई और स्पेसिफिकली जो हमारे करीबी मुल्क हैं वहां से यान की पाबंदी इंपोर्ट पर पाबंदी ना हटाई। कहाँ से लेना चाहते हैं? कई भी मुल्क में से कौन सा मुल्क है? सर हमारे इर्द गिर्द जो भी करीबी लोकल डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि देखा जाए मैं एक बड़ी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर जो धागे की सप्लाई है वो तकरीबन 25% सस्ती है इस वक्त, तो यहाँ पर 25% जायद मुनाफाखोरी कमाई जा रही है। बताइए, इंडिया दे देगा हमें इस वक्त यान? जी जी, इंडिया दे देगा? इंडिया क्यों नहीं देगा, वो तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि देखें बिजनेसेस क्रॉस द बॉर्डर हमारी लाइफलाइन है, हमें मिल जाएंगे वहां से। ठीक हो गया, आगे चलिए साहब। और दूसरी बात? सर दूसरी बात इसके अंदर बड़ी कंफर्म है कि जो लोकल मार्केट है उसको भी कंट्रोल इसी इंपोर्ट के थ्रू ही हम रोका जा सकता है, क्योंकि जब हमारे पास यॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी प्राइसेस भी लो हो जाएंगी। मैं आपके तवज्जो से यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। इस वक्त एक और मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ वो फ्रॉड हो रहा है कि कॉटन के धागे के नाम के ऊपर 60% विस्कोस वाला धागा मार्केट में अवेलेबल किया जा रहा है और वहाँ थैले के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि वो कॉटन है, हालांकि वो विस्कोस होता है और होता है हमारी एक्सपोर्ट अच्छा और लोकल असाइनमेंट दोनों बहुत ज्यादा मुतासर हो रही हैं। ओहो, तो ये कौन करते हैं? ये पाकिस्तानी कर रहे हैं या कि बाहर के लोग कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए हमारी लोकल स्पिनर हजरात हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, ये सब जानते हैं कि ये जो हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप बाजार जाते हैं, दुकान कोई चीज खरीदते हैं, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इसमें ये डला हुआ है। हम इन्हें कहते हैं कि जो बॉक्स ये पैक करते हैं ये विस्कोस का धागा कह के विस्कोस बेचते हैं, हमें तो तराज ही कोई नहीं है। हम कहते हैं कि बॉक्स के ऊपर लिखे कि ये विस्कोस मिक्स, ठीक हो गया, ये कॉटन मिक्स है, ये नहीं लिखते। हाँ तो लिखने चाहिए फिर, तो वो उसको आइडेंटिफाई करें ना आप हुकूमत के रज़ाक दाऊद के पास। सर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसे क्वाइस बोलते हैं, उसमें हम बहैसियत प्रेसिडेंट फैसलाबाद चेंबर कई दफा उनको लिख चुका हूँ। मैंने कहा ना जी कि मुल्क के अंदर कार्टेलाइजेशन और बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं जो लॉबिंग करके इस सारी चीज को हैंडल किए हुए हैं। वजीर आज़म साहब का मिशन है, लेकिन वो उसके असरात हमें जल्द लाने के लिए फौरी तौर पर इम्पोर्ट से पाबंदी हटानी पड़ेगी। ठीक है, सबका इत्तेफाक है। आपके तीन बड़े लोग जो हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद, काटी हमारा बहुत बड़ा इलाका, साइट हमारा बहुत बड़ा अदब जी, आपका भाई, आप इंजीनियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। अभी उन्होंने नई बात कही भाई।
नुसरत साहब देखिए, अभी उन्होंने भी एक जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का मिशन है। आप बार-बार कह रहे हैं कि हुकूमत फेल हो गई है। हुकूमत के फेल होने की बात नहीं है, बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ी नेक नियति है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में भाई एफर्ट्स तो भी अगर किए हैं। आपके मैं नुसरत साहब पास एक ख़त्म कर लूँ बात अपनी, उसमें सांप सीढ़ी का जब आप गेम खेलते हैं ना, वो 99 नंबर पे एक सांप आता है, वो आम तो अपराध ये है। वो 99 नंबर वाले सांप को हटाना है। ये हर दफ़ा गैस का मामला हो कौन चाहे है कोई यार भी वो? मामला हो, बिल्कुल, वो 99 कौन नंबर का है सांप वो? आ जाता है। ये हर महकमे में बैठा हुआ है। वो कौन है उनको- यार वो? ये ये इसके बताओ अंदर ना आपकी फिर। ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसके अंदर आपके तो यार तो माजरत एक के तो साथ- सांप तो एक वो होता है। उन सांपों को आइडेंटिफाई करें और उनको हटाएं, तो हर आपका इदारे मामला में सही एक हो सांप जाएगा। है हर ना? इदारे में एक सांप बैठा हर हुआ है। इदारे में एक हर सांप है। अदारे में कई सांप हैं, मेरी बात माने तो। एक बड़ा सांप है ना जो 99 से आपको वापस नाम वापस लेना लेके ले आता आता है। यार ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। देखिए उसका अगर देखिए बात ये होती है, देखिए आप और हम लोग सब इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, लेकिन जब आप अपने एक इदारा चलाते हैं तो एक मुल्क भी तो ऐसे ही चलता है ना जी। एक इदारा जैसे है तो मुल्क भी एक बड़ा इदारा है। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब ने बात की, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इसमें आपके तवज्जो से हमारी जितनी भी स्पिनर कम्युनिटी है ना, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुल्क के मफाद में सोचें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ना सोचें। अभी हो ये रहा है जिस तरह उन्होंने कहा कि एक आपको आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। इसमें होता क्या है, जब प्राइस इंक्रीज हो गया ना, तो लेट से मैंने 2 महीने पहले क्या मिलेगा अब? अल्लाह क्या नहीं, जाना तो है आपको। एक महीना पहले अगर मैंने एक यान बुक कराया, सलीम साहब फॉर एग्जांपल स्पिनर है, इनसे मैंने 100 रुपये पाउंड में यान बुक कराया। अब मार्केट बढ़ते 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 250 रुपये पाउंड अगर हो गई है, तो ये कर क्या रहे हैं कि ये 100 रुपये वाले को डिलीवरी नहीं दे रहे, आपने 250 में दिया, आपको डिलीवरी दे रहे हैं ज़्यादा रेट वाले को। तो जो 100 रुपये वाला है, जिसका ऑर्डर बेचारे का कैंसिल हो रहा है, वो नुकसान उठा रहा है। तो स्पिनर्स को ये काम नहीं करना चाहिए। बदेदी है। बिल्कुल, तो उसमें उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जो ऑर्डर्स किए उनको वक्त पे फुलफिल करें, जिसके साथ अल्लाह कमिटमेंट देगा, वो तो अल्लाह से सौदा करो। उसमें आपके तवज्जो से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली लेते हुए इम्प्लीमेंट करें प्लीज। जी आप क्या कह रहे मैं थे? कह रहा हूँ कि सर ये इत्तेकाद मिसिंग है। नहीं देखिए ना, अल्लाह पर अगर भरोसा करेंगे तो बिजनेस तो अल्लाह से करनी चाहिए। जी अच्छा। अंदाजा कराऊँ, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से जाने से पहले जो हमने फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गुफ्तगू की है, उन्होंने हमारे दोनों शुरा जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है। फिर इसके बाद में उन्होंने एडिशन ये की है, हमारे सलीम उज़्ज़मा साहब ने और हमारे अब्दुल हादी भाई ने ये किया है कि जो आदमी ये लोग जो यान को सप्लाई करते हैं वो अपने वादा खिलाफ़ी करते हैं। तो ये उसमें कुरान में मजीद में इसमें वाज़े अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है, शीश अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। तो आपको ये मेहरबानी करके अल्लाह पे एतक़ाद करना चाहिए। पैसा नहीं रहता है। अभी जब इटली में कोरोना आया तो लोगों ने पैसे जो हैं वो सारे अपने घरों से बाहर फेंकना शुरू कर दिए। तो ये पैसे कोई अहमियत नहीं रखती है। आपने जो वादा कर लिया है, जो पहले हमारे यहाँ जो ये मेमन बरादरी थी वो जो वादा कर लेती थी वो उस पर वो कायम रहती थी, और आप जो है अब जो है वो बदल रहे हैं। मेमन बरादरी हो या दूसरे बरादरी के लोग हो, कोई भी हो, वो उनको चाहिए ये कि अब जो वादा करो उस पर अल्लाह से डरो और अपने वादे को पूरा करो। जी आपकी लेबॉर्ट्री की कोई बात करें ना जी, आप लेबॉर्ट्री के आदमी हैं तो उसमें तो तरक्की हो रही होगी ना, उसमें तो आपको कामयाबी हो रही होगी। देखिए ज़ाहिर के लेबॉरेटरी हो या जैसे कोई और भी काम हो, ये इंडस्ट्री जो होती है ना, ये एक पूरा चेन होती है इंटरलिंक्ड कि है। इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। अगर पूरे मुल्क की आपकी इकोनॉमी चलेगी तो ऑटोमेटिकली सारे बिजनेसेस चलेंगे। एक लेबॉरेटरी क्या, जितनी भी सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, हम सब इंडस्ट्री के साथ ही एसोसिएटेड हैं, तो इंडस्ट्री की जितनी चीज़ें चलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके सारे बिजनेसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 आदमी 3 आदमी अगर बदले जाएं तो ये वो जो तुम्हारा जो सांप वाला है वो मामला ख़त्म हो वो जाएगा। मामला ख़त्म हो जाएगा। और आपने जो बात की नेक नियति वाली और एक भाई ताला अल्लाह की से बात पे मैं एतक़ाद बात वाली- को timely मैं decision बताऊँ लेना हाजी चाहिए। साहब क्या हुआ है इस पाकिस्तान में। पहले तो ये काम चला, जब पाकिस्तान बना तो ये हुआ कि काम चलाओ, क्वालिटी पे नज़र नहीं गई कि अभी तो काम चलाओ। वो फार्मूला बड़े सख्त तक चलता रहा। फिर हमने शोर मचाना शुरू किया, भाई अब क्वालिटी लाओ। जी। तो फिर क्वालिटी आनी शुरू हो गई, तो वो कपड़े भी देखो बड़े अच्छे बनने लगे या फलाना हो गया। अब हम ये कह रहे हैं, और फिर क्या हुआ कि हमारी जो अक़दार थी, जो कि हमारे एक ज़माना होता था कि भाई आपका छोटे बड़े का अदब, फलाने का हर बात का जो अदब, जो आपका वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब्दुल्ला हारून के बारे में ये बात मशहूर है कि वो बिसाती था, वो छोटा सा खोखा लगा के बैठता था।
जब वो पहला दिन कमा के गया 2 रुपए, तो उसकी माँ ने कहा कि 1 रुपया खराज कर दूँ, और आज देखो कहाँ खड़ा है उसका ख़ानदान। तो तुम अल्लाह से सौदा करो ना यार, क्या करते हो तुम लोग। तो ये बातें जो अक़दार हैं में आप में शामिल हैं, जो तालीम इस्लामी तालीमात में शामिल हैं, वो आपको फॉलो करो ना। पैसा कहाँ जाएगा, पैसा तो आ जाएगा। नुसरत साहब, पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर मौजूद हैं, जिस तरह भी इन्होंने स्पिनर्स की बात की, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने अल्लाह का शुक्र है कि खैरात के अंदर भी आगे आ गया है, बहुत आगे। और यहाँ पे तमाम जो फलाई काम है भाई उनके अंदर एक आपके बहुत मुझे बड़ा नहीं रोल है। मालूम फैसलाबाद का, मुझे कराची का पता है। जी बिल्कुल, इसमें पेश है बात। यहाँ पे जो है ना, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं स्ट्रॉन्ग भाई, होती है, उनकी वहाँ तनख्वाहें, ये मेरी बात ऑटोमेटिकली सुनिए सब ना, चीज़ें मसला ये खत्म होना है, शुरू हो जाता आप है। मैं तो सरकार में रहा हूँ ना, 2 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, वो पैसे मारते हैं। अब मेरा जो डायरेक्टर था, मैं लेबर का वज़ीर था। आप लोगों से उस ज़माने में जबकि 900 रुपये का मेरा कुक होता था, 16 लाख रुपए महीना देते थे। उस ज़माने में काटी इतने बड़ी नहीं बनी थी, अभी तो ये साइड थी, साइड से लेता था उसे 16 लाख रुपए, और मुझे पता था मैं क्या कर सकता था उसका। डायरेक्टर लेबर जो 18 ग्रेड का अफसर था। जी हाँ। मजा जी, आप चलिए, हाँ जी, अब बात करें, अपनी बात पूरी करें। मैं तो सिर्फ एक बात लुकमा दिया है। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बजा है, लेकिन ये कि बात यही है कि हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा। इदारों की स्ट्रेंथ जब तक नहीं होगी, रेगुलेटरी बॉडी, अब देखिए ना, कभी मेरा ये कहना चाहिए आपको कि इनको इस्लाम की तालीमात पर अमल कराना होगा। यकीनन इस्लाम की तालीमात पे भी अमल कराना होगा। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा होता है कि कभी हो सकता है कि किसी अमल से गवर्नमेंट के इनका फ़ायदा हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, इनका नुकसान हो जाए, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसला हो वो करना चाहिए। अच्छा, सलामत रहें आप, बहुत सी बात आप जी आज़ाद भाई। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ मैं एज अ नेशन खड़ा होना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि इस बात की तबलीग अब करनी पड़ेगी कि देखो भाई, देखिए जिस किसी ने भी, कई इदारे हैं बड़े बड़े, एक आदमी है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि उसके दूसरे बार काम ख़राब है, लेकिन एक काम अच्छा है कि वो अपने जो है मज़दूरों को दोपहर का और शाम का खाना खिलाता है। अल्लाह ताला ने उसको इतना उसका काम बढ़ा दिया कि वो सारी दुनिया को आप बस तो पैसे देता है। दूसरा आदमी एक दवाखाना है, वो भी अपना ये काम करता है कि अपने लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करता है, वो बढ़ता चला जा रहा है। जिसने भी अल्लाह से सौदा किया है वो बढ़ता चला गया, नो डाउट। जब मैं नवाज शरीफ का एडवाइज़र था तो सैलाब आ गया ठट्टा में। एक मसला था वो सियासी, वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो मुझे नवाज शरीफ को मैंने कहा कि तुम कराची आ जाओ और इसमें सैलाब ठट्टा के अंदर ये मसला हल हो जाएगा, जो एक मसला था वो मैं उसका जिक्र जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मैं चलो कर देते हैं। जरदारी साहब की ज़बान काट दी थी इसने, IG ने ज़बान में वो चीरा लगा दिया था मकबूल ने, राना मकबूल ने। तो रोज़ाना अखबार में खबरें छप रही थी, तो मैं मीडिया का भाई एडवाइज़र था, तो मैंने कहा भाई इसका हल यही है कि तुम आ जाओगे सैलाब के अंदर, हम उसको उड़ा देंगे जरदारी के चीरे को। उसने कहा जी मैं शाम को 3 बजे पहुँच रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, और मैं पहले अपनी टीम भेज दी मैंने सारे साफियों की। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे से पहले आप लोग बिजनेस लोग वहाँ के ट्रक खड़े हुए थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं कि साहब हमारी जगह फुल है, हमारे पास जगह नहीं है स्टोर करने की, दूसरी जगह जाओ। वो बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं किसको दें। ये कराची का हाल था। आज भी अभी देखे ना जो रिसेंटली कोरोना में हुआ, उसमें हाँ। राशन बांटने के लिए लोग ज़्यादा थे, राशन लेने वाले कम पड़ गए थे। भाई तो आपको अल्लाह ताला ने हर तूफ़ान से बचाया है। ये बता दीजिए आपको कराची शहर में कब तूफान आया। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद आज तक ये शहर चल रहा है, लेकिन हमें इसको इस तरह से नहीं चलते रहने देना। जहाँ पे मसाइल है उसको बेहतर करना है। तो देखिए गवर्नमेंट को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, सबसे पहले इंडस्ट्री को देखो भाई प्रायोरिटी पे बात लाते ये हुए है उसके कि मसाइल को हल मैंने करना ये पड़ेगा। बात कई दफ़ा आप लोगों और से कही है और stakeholders मैं को आज बोर्ड फिर लेना कहता हूँ पड़ेगा। आपसे हादी साहब। जी जी देखो भाई एक बात भी जी अपनी जो भी है, एक तो हमने बदकिस्मत दौर देखा 30 साल का, और हमने सब ने बर्दाश्त किया। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं जो सबसे अच्छी कम्युनिटी है हमारी है, जो कि मेमन बिरादरी है या बोरी बिरादरी है या इस्माइलीज़ हैं, मैं हर एक के पास गया ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने मुझसे कह दिया था कि मुझे अलग मुल्क बनाना था। कोई नहीं मेरी बात मानी। मेमनों ने कहा मुझे कि चुनिटी आ गए हैं, वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हम हमें भगा रहे हैं, तो हम तो साथ देंगे इनका। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि आपका बहरहाल एक तंजीम यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके।
फॉर गॉड से ये बात मत भूलें कि वो अगर गलत आ गया तो दूसरा भी गलत आएगा। सही कह रहे हैं। ये मत भूले बात को कि एक तंजीम आपको यहाँ चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे और आपकी लिए आवाज़ उठा सके। ये को मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ आपको, अगर ये बात अगर मुझे उस वक्त देखिए ना, देयर वाज 3 चॉइसेस। बात है कि अगर हमें बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नेशनल प्रायोरिटी हमें अपनी बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात की आपने कोरंगी का, यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी इलाकों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हमारा हूं जो रोड बनाया है ना, वो कहते हैं कि पता नहीं कितने बारिश हो गई, तो बारिश है उसमें तो गुजर गई है। कॉजवे जो है कॉजवे वो आज कितने हुआ। आपकी ब्रिज बारिश सस्टेन कर चुका। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसकी एक ही तरीका था, वो ये था कि जो हमारे टैक्सेस का पैसा था, सिंध गवर्नमेंट ने हमें हमारी जो कंपनी है एक काइट डीएमसी, जिसके अंदर 70% प्राइवेट सेक्टर के डायरेक्टर्स हैं, 30% आपके डायरेक्टर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उसकी सारी मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास है। उसको जितने फंड्स मिले, गवर्नमेंट ने इस बात को एडमिट किया कि हम इसमें से 1/5 प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सकते थे अगर इतना फंड्स हमें मिलते। तो वो पैसा जो हमारे टैक्सों का है, आप वो हमें 1 साल के लिए पैसा हमें हमारा दे दें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही अपग्रेड भाई ये काम इनके लिए भी तो ये हमारे साइड को भी दे दें। देखिए इनमें और हम में एक फ़र्क है बहुत बड़ा। जो नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया और आपने काटी की एग्जांपल दी ना, यहाँ पे जो कंपनीज हैं इनमें 70% इनके डायरेक्टर्स हैं, 30% गवर्नमेंट के। हाँ, साइड में उल्टा है। हाँ, साइड में गवर्नमेंट के डायरेक्टर 70% है और 30% प्राइवेट डायरेक्टर्स हैं। भाई ये यार से कम से कम 70 में करा लो यार। वो इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। तो हम जो लड़ इसीलिए रहे, या तो उसमें 70 हाँ। करते हैं या हमें अपनी अलग कंपनी बनाने की इजाजत देते हैं। स्टेक होल्डर्स सारे को बात में पावर आप देते साथ हैं। देखिए भाई, इसके अंदर ये इसमें पॉलिटिकल प्रेशर की जरूरत है। मैं एक बात जो आपसे कहता हूँ, मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ ना जी, तो मुझे मालूम है कि जब तक कि और पॉलिटिक्स सबकी माँ है, समझ लें आप। सियासत जो है इस सारे उसमें जब मुल्क को जब चलाते हैं, प्लेटो से ले लें, आप एरिस्टोटल ले लें, आप किसी को भी इब्न खल्दून को ले लें, आप किसी को भी ले लें, सब ने ये राय दी है कि भाई बिलाखिर जो आपका इदारा है, जो रूलिंग, उस वक्त तो मुनार्क होते थे, सुल्तान होते थे, उनको जो मशवरा देते हैं सारे फ़िलासफ़र, वो ये देते हैं कि भाई आप ये काम अच्छा कौम के लिए अच्छा करें। फिर प्लेटो ने जो है वो उसने जो है जो 8 सिस्टम पर बयान किए कि साहब एक मुनार्क होगा, एक एरिस्टोक्रेसी, एक टायरेनी होगी, एक एरिस्टोक्रेसी होगी, एक ओलिगार्की होगी। तो वो अच्छे बुरे दोनों सारे से बता दिए। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना टायरेनी है ना मुनार्क है। मुनार्क को तो वो कहते हैं कि भाई वो जो आवाम के मफाद के लिए काम करे। आपके यहाँ कभी कोई आवाम के मफाद के लिए काम कर देता है और कोई आदमी आपको ख़राब कर देता है। भाई सांप बैठा हुआ ऊपर, वो सारा मुनार्क काम करके आता है, वो सांप आपको नीचे ले जाता है। तो अब मतलब ये है कि इसके लिए एक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। भाई मैं तो ये बात आपसे कर रहा हूं। अब आप इसको बताइए। प्रेशर तो पिछले 6 महीने से क्या बल्कि आपके प्रेशर काम नहीं कर रहा ना। वो सर मुझे तो लगता है आंख कान नाक है ही नहीं गवर्नमेंट के, वो सुनते ही नहीं है, और सुन भी लेते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मुझे लगता है ऐसा, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, क्योंकि कराची में आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, फेडरल गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, तो कराची हमेशा इस वजह से सफ़र कर जाता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम काम कर लेंगे तो फेडरल को क्रेडिट मिल जाएगा कि उनकी हुकूमत में इतना फ्लरिश कर गया कराची, और फेडरल कहती है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास पावर्स ही नहीं कि हम सूबे में इंटरवीन करके यहाँ पे काम कर सकें। तो इसी जो खेचमतानी में और रस्साकशी में ना कराची पिसता जा रहा है और डे बाय डे इसका ग्राफ नीचे जाता चला जा रहा है। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त हम एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि स्प्रिंग होता है ना, उसमें दबने की एक लिमिट होती है, उसके बाद या तो वो टूट जाता है या वो फिर एकदम से ऊपर आता है। हमारे पास ऊपर जाने के परसेंटेज मेरे ख्याल है 0.1% और टूटने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, अब वो हमारे काम में आने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस वक्त भी गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लेते हुए इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, अब आप में बड़ी रेजिलियंस है, आप में बड़ी हमें अल्लाह ताला ने बहुत रेजिलियंस दी है, आप नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो अभी जैसे हमारी 3rd जनरेशन बिजनेस के अंदर है, जो 4th जनरेशन है ना, वो कहती है कि भाई हम ये इतने स्ट्रगल से नहीं गुजर सकते, हम ज़हनी अजियत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट ने इस वक्त, हम घबरा नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अगर इस वक्त स्टेप नहीं उठाया ना, जान गया ना जी, आप तो खुद आए ना, आपके बाप ने, वाले साहब ने मना किया था, बिल्कुल, लेकिन आपने मदामत की कि मेरा मुल्क है, मैं आऊंगा। लड़के आए थे अपने मुल्क के लिए। हाँ तो ठीक है, तो अब इसी देखो, इसी कोशिश में मैं भी बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, $25,000 लेता था महीने के, ना जॉब कर रहा था। तो अभी उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैं तो मुझे मरबूल जाना है आपने। अब यहाँ मुझे 2.5 आने भी मिलते हैं तो मैं खुश हूँ।
नुसरत मेरा मुल्क है। नुसरत साहब, ये आप बोलें। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो बात की है ना, देखिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हुआ है कि अब चीज़ें बहुत ओपन हो गई हैं। अब आपको एक मोबाइल पे जो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो अंग्रेजी मूवियाँ देखते हुए, बाहर का एटमॉस्फेयर देखते हुए बड़ा होता है, फिर वो जब अपनी ग्राउंड रियलिटी बाहर निकल के देखता है तो वो कहता है कि यार अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं बाहर क्यों ना चला जाऊँ, क्योंकि हम लोगों की जो नस्ल थी ना, हम लोगों ने को इतना ज़्यादा बाहर जाने का चांस है, बाहर में कोरोना बहुत है, अभी मेरे बच्चों को यही रखना है। नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी जनरेशन हमने खुद बनाना है, अपनी सिक्योरिटी हमने खुद करनी है, बिजली पानी गैस हमने खुद करना है। ये बात तो मुझे कहता है कि भाई मैं ये करूं कि मैं अपना काम जनरल अमेरिका ने मुझे कही 1990 में कौंसल जनरल ने मुझे ये बात कही। मुझे इतना गुस्सा उस पर आया कि मैं उससे अभी लड़ता हूँ। मैं लड़ पड़ा उससे। उसने कहा भाई मैं बिजली अपने जनरेटर में अपना चलाता हूँ, पानी में अपना खरीदता हूँ, मैं आपका अपनी सिक्योरिटी अपनी रखता हूँ, तो अब तुम्हारी हुकूमत है कहाँ? कौन से मुझे कराची कह रहा हूँ, रिचर्ड फाग नाम था उसका। कैटेगोरिकली बात बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हजरात ऐसे हैं जो अपने काम से ज्यादा एक्सपर्ट अब इन चीजों के अंदर हो गए। अच्छा हो गए जी बिल्कुल। अच्छा आप बोले उनको पता है कि पानी किस तरह से बनाना है, पानी के लिए आरओ प्लांट। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके तवज्जो से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली, उसको पानी की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, पानी किसी को शौक नहीं है कि पानी के आरओ प्लांट लगाएं, ज़मीनें लें, ज़मीनें लेके वहाँ से उसको पंपिंग करें, उसकी पूरी एक नई इंडस्ट्री है भाई, पूरी एक अलग इंडस्ट्री है। लेकिन अपनी मिल चलाने के लिए, क्योंकि KWSB एक फ्लॉप इदारा है, ख़त्म इदारा है, तो लोगों ने अपने सिस्टम लगाए। उसके ऊपर भी ये हुआ कि वाटर बोर्ड ने आके उनकी लाइनें काट दी। जब हमने हाईएस्ट लेवल पे कंप्लेन की तो हमें बताया गया कि वो जो साहब जो वहाँ के ये काट रहे हैं, जो करते फिर रहे हैं, वो MD तक के कंट्रोल के अंदर नहीं है। उन्होंने कैटेगरिकली सबने कह दिया कि ये शख्स MD तक के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फिर कंट्रोल करेंगे। अब आप बताइए, मैं कह रहा नहीं, उसे कंट्रोल करेंगे फिर, बस ये बात होगी। अच्छा जी, और बताएं कि फिर अब और क्या मसाइल हैं जी? एक मिनट आप बात कर लें। और देखिए जनाब, मसाइल तो बेतहाशा हैं। हमारे पास यूटिलिटीज़ के मसाइल हैं, जिसके अंदर पानी और गैस सबसे बड़े मसले हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ के मसाइल हैं। सबसे बड़ी बात है आपके पास पॉलिसीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। अभी कॉटन की बात हुई, हम ये नहीं कह सकते कि हमने आज के हम क्या करते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं कि यार आज इंपोर्ट रोक दो, एक्सपोर्ट रोक दो, फलानी चीज़ कर दो। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि लिपापोती कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि हमें अपने मुल्क को लेके किस तरफ जाना है, क्या हमें एग्रीकल्चर जो हमारा इतना बड़ा सेक्टर हमारे पास मौजूद है उसको किस तरीके से बेहतर लेके आना है, पर एकड़ यील्ड हमें अपनी किस तरीके से बढ़ानी है। कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी, ये एक दिन में होने वाला या एक साल में होने वाला काम नहीं है। इसके लिए 10 साल 20 साल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और आप क्या कहते हैं? देखिए सर, मैं तो सिर्फ आपके तवज्जो से दो सिंपल सी डिमांड्स करता हूँ। एक, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें और अनइंटरप्टेड सप्लाई दे दें यूटिलिटी की। फिर आप हमसे एक्सपोर्ट डबल ले लें 3-4 साल के अंदर। और एक्सपोर्ट डबल करना ही आपके मुल्क को भिखारी वाला कशकोल तोड़ने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दो बुनियादी चीज़ें हमें दे दें। उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट ना बढ़ा सके और अपनी एम्प्लॉयमेंट जो साइट एरिया 5 लाख लोगों को देता है, ईजीली हम 2 से 3 साल में उसको 10-5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं। अगर ये दो चीज़ें हमारी ये करके दे देगा, आप लोग कितने देते हैं? सर, कुरंगी का एस्टिमेट यह है कि इस वक्त कुरंगी के अंदर तकरीबन कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 15 लाख लोग डेली एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। तो ये इजीली 2 साल के अंदर डबल हो सकते हैं अगर ये हालात हमारी इस तरह। कितना बड़ा इदारा था ये साइड का, यार खुदा की कसम, क्या हल किया। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। दूसरा जो सलीम ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है क्या कि साहब चेंज हो जाते हैं ना तो सब चेंज हो जाता है। जनाब मोहतरम सलीम उज़ ज़मान साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। और मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी गुफ्तगू शायद किसी हम और जगह नहीं कर सकते थे जो आज हमने कर ली है, और इतने खुशगवार माहौल में की है। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका कि आप जो आए। और अब्दुल हादी साहब हमारे बड़े पुराने हम दोस्त हो गए अब तो, इनका बहुत शुक्रिया। ये तो हमेशा मुस्कुराते हुआ चेहरा है, स्माइलिंग फेस है, अल्लाह ताला क्योंकि ये भी नहीं किए। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और ये जद्दोजहद है और इसका जिहाद है, इसको हमें जारी रखना होगा और इससे घबराना नहीं चाहिए। जो इमरान कहता है इसका मजाक बहुत उड़ रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम भी तो आए हैं ना भाई। देखो, हम भी तो अपने मुल्क के लिए आए हैं। हम कहते हैं भाई जिस मुल्क ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, उसी की खिदमत करेंगे। नहीं देखिए, अगर हम घबराते होते ना तो बहुत आसान है। हम कल सुबह वाले साहब मना कर रहे थे, आपके थे, अभी भी चांस है ना। हाँ। तो बहुत आसान है, हम कल सुबह अपनी चीज़ों को लिक्विडेट करें और निकल जाएं। हाँ। लेकिन आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, आपको जज़ा देगा अल्लाह ताला, इसकी आपको जुडिशरी के जितने लोग सब बाहर चले जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक दुआ दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से सौदा कर लो बस, इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि आज जो बहस हमने की है,
इसमें इतनी दोस्ताना माहौल में की है, और जो गुफ्तगू की हमारे हमारे साथियों ने, हमारे जो पार्टिसिपेंट ने जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ में, पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ में जो मंजरनामा पेश किया है और जो मसाइल के हल पेश किए हैं, वो तवज्जो तलब हैं हुकूमत के और इदारों के और सब लोगों के, जो हम ब्यूरोक्रेट हैं उनके भी, हुकूमत सिंध के भी, हुकूमत पाकिस्तान की भी, हुकूमत पंजाब की भी। सबको ये चाहिए कि इस मसाइल को हल कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के भी, बलूचिस्तान के भी, हर जगह के हालात मैं बात कर रहा हूँ, सब इनके मसाइल हल करें। और अगर ज़िंदा रहना है, इज़्ज़त से रहना है और ख़ुद मुख्तार होना है, तो फिर आपको अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, तो ही जाकर आपका मुल्क ख़ुद मुख्तार और आज़ाद बन सकेगा। नाज़रीन कराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।